Hello everyone, I welcome you back at the platform of Mandarin Academy and इंटरनेशनल रिलेशन की सीरीज़ में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसके ऊपर हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। उस डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ और एक इम्पॉर्टेंट जो अनाउंसमेंट है जो आप सभी के लिए, जो भी आर एस मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं इस साल और जो आर एस के एस्पिरेंट्स हैं, जो करंट अफेयर को लेकर के काफ़ी हद तक समस्याएं रहती है और जो पिछले एक साल के अंदर कौन सी घटनाएं जो घटित हुई जो एग्ज़ाम में आ सकती है और जिसकी प्रबल संभावना 2024 की जैसे वैकेंसी आने की काफ़ी प्रोबेबिलिटी बन रही है, न्यूज़ के अंदर है, कार्मिक विभाग से सूचनाएं आ रही है। तो इन सारी चीज़ों के लिए जो अपनी मैगज़ीन है वो लॉन्च हो चुकी है। ये आपके हमारे जितने भी राजस्थान के इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं वहाँ पे बुक स्टोर्स हैं, वहाँ पे सभी जगह अवेलेबल है। तो जो भी करंट अफेयर से अपने आप को इस आर की दौड़ में शामिल करना चाहते हैं वो इसको ले लें। द प्राइस इज़ अराउंड 120 रुपीज़ और जिसके अंदर अप्रैल 2023 से लेकर के जून 2024 यानी कि 15 से 16 महीने का जो करंट अफेयर है वो सब्जेक्ट वाइज आर एग्ज़ाम के हिसाब से इसमें इंक्लूड किया गया है। तो आई होप जहाँ भी आप अवेलेबल हैं एक बार ले लें। और ये मेरा एक पर्सनली ऐसा मानना होता है कि यदि हम हार्ड कॉपी अपने पास रखते हैं तो दोबारा रिवीजन करने के लिए चीज़ें काफ़ी आसान होती है, तो ये चीज़ें बाद में आपको हेल्प करेगी। तो आई वुड एडवाइस कि बाई वन कॉपी 120 रुपीज़ इज़ वेरी नॉर्मल चीज़। तो उसके बाद क्या है कि आपका पिछले सवा साल का जो करंट अफेयर है वो कंप्लीट हो जाएगा। और हम ऐसा भी प्लान कर रहे हैं कि जो इसकी क्लासेस है वो क्लासेस हम ऑनलाइन भी यूट्यूब पे ले लेंगे, सो दैट कि आप जब यूट्यूब पे क्लासेस देखें उस टाइम आपका रिवीजन भी उसके साथ बुक के साथ हो जाए। तो इन चीज़ों के साथ मैं आपको ये एक अपडेट था जो आपको दे दूँ। और इट इज़ अवेलेबल, मोस्टली इट इज़ अवेलेबल, आल्सो इट इज़ अवेलेबल ऑन अमेजन और फ्लिपकार्ट। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो जो अपनी सुविधा अनुसार लैंग्वेज जो आपका मीडियम है उसके हिसाब से ले ले। ओके, तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारा जो आईआर के टॉपिक के ऊपर। तो जब आईआर के टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे, जैसे ऊपर वाले टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए थे, एक्सेप्ट इंटरनेशनल रिलेशन एंड ये इन्वायरमेंटल इश्यूज, जिसको हम बाद में देखेंगे। और इसके अलावा फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, इसका इवेलुएशन डिटर्मिनेंट्स हमने दो फेज़ में देखा था, जिसके अंदर फेज़ वन के अंदर जो हमने 1991 तक की जो हमारी फॉरेन पॉलिसी किस प्रकार से बनी, क्या समस्याएं हैं, वो देखी थी। और उसके बाद जो 1990s के बाद में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, रिफॉर्म्स के बाद में राजीव गांधी जी की जो डेथ हुई और उसके बाद के अंदर जो हमारे यूपीए 1 और 2, उसके बीच में जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का टेन्योर आया था, और फाइनली एनडीए 1 का जो पहले वाला टेन्योर, और फिर मोदी एरा जो 2000 आपके 14 से लेकर के 2023 तक कंटिन्यूस था। तो हमने उसको बिल्कुल कंटिन्यूसली उसको कवर किया और ये टॉपिक हमने इन डेप्थ कवर किया है, एग्जाम में किसी प्रकार से क्वेश्चन आए तो हम उसको टैकल कर सकें। तो यहाँ तक हमने बात कर ली थी। आज जो इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है वो है जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशन की थीम को सेट करता है, वो है यूएसए के साथ भारत के रिश्ते कैसे हैं, इंडियाज़ रिलेशन विथ यूएसए, जिसके आधार पर ही हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके कंटूर भी सेट होते हैं। यानी कि जो कहते हैं ना, कभी कभी दुनिया के अंदर जो सारी चीज़ें नियति में हम फिक्स करते हैं, उन फिक्स होने के लिए एक पिलर चाहिए होता है। तो दुनिया के अंदर जो रिश्ते तय होते हैं उसका जो मेन पिलर है वो आपका यूएसए है। तो यूएसए के साथ अगर संबंधों को आप समझ गए, थोड़ा सा डिटेल में समझना होगा। रीज़न क्या है, चीज़ को एक बार क्लियर करो ताकि एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए अब आप उसको टैकल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा लास्ट ईयर मेंस के अंदर क्वेश्चन था, जो 2000 हमारा जो मेंस का एग्जाम हुआ था आरएस का, उसके अंदर सवाल आया था जियो पॉलिटिक्स को लेके, और वो कहाँ की थी, वो जियो पॉलिटिक्स थी इंडो पैसिफिक की। और उस सवाल के अंदर आप जानते हैं कितने बड़े बड़े प्लेयर्स उसमें इन्वॉल्व थे। अब किसने उसको किस डेप्थ तक ले जाके समझाया है, उसको वहाँ पे 8.5 नंबर भी मिले हैं। 10 में से 8.5 नंबर मिलना मेंस के अंदर, आप सोच रहे हैं, आप सोच सकते हैं कि उसको कितना एडवांटेज है। जहाँ जो छोटे वाले सब्जेक्ट्स होते हैं, किसी एक सब्जेक्ट में आपके 20 में से बड़ी मुश्किल से 8.5 नंबर मिलते हैं, और वहीं आपके आईआर के एक सवाल के अंदर आप 8.5 स्कोर कर रहे हो। आप समझ सकते हो, तो ये क्लियर एडवांटेज होता है। वहीं जो एवरेज जिन्होंने ऊपर ऊपर की बातें लिखी उनको वहाँ पे 2.5 नंबर 3 नंबर। आंसर कॉपीज हमारे सामने हैं, पब्लिक डोमेन में है, उसको हम देख सकते हैं। इसलिए क्या है ना, कई बार चीज़ों को बड़ा ही क्रिटिकली देखने की ज़रूरत होती है। आप दूसरा, यूएसए के साथ रिश्तों को लेकर के मैं आपको अभी क्यों आगा कर रहा हूँ, आपको ये समझना होगा कि हमारे यहाँ पे इलेक्शंस हो चुके हैं और इलेक्शंस के बाद नई गवर्नमेंट फॉर्म होने वाली है। और जैसा कि हम देखने हैं कि दोबारा से एनडीए को, गठबंधन को मैंडेट मिला है और वेरी लाइकलीहुड है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दोबारा एक बार शपथ लेंगे। और चीज़ें रिपीट इसलिए हो रही है कि हम, जैसे दुनिया की आज लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और जो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है यूएसए, वहाँ भी इसी साल इलेक्शंस है।
और वहाँ पे इलेक्शंस होने वाले हैं तो वहाँ के प्रशासन में भी किस प्रकार से बदलाव होता है, तो ये सारी चीज़ें हमारे रिश्तों को तय करेंगे। तो अपनी तरफ से तो पिलर सेट हो चुका है कि भाई एनडीए की गवर्नमेंट बन रही है और यहाँ की फॉरेन पॉलिसी जो चल रही थी उसी के आधार पर चलेगी। अब यूएसए में क्या बदलाव होता है, क्योंकि वहाँ पे दो अलग अलग हाउस है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, एक रिपब्लिक पार्टी है, जहाँ एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है और एक तरफ हमारे बाइडन है। अब देखो कौन कैंडिडेट होता है, परंतु पॉइंट क्या है कि जो फॉरेन पॉलिसी है, जो हमारे रिश्ते हैं, वो रिश्ते कैसे बढ़े हैं। एक थोड़ा सा पास देखेंगे और कब से देखेंगे, ऐसा नहीं है कि हम जब से हुआ तब से हम 1947 से ये रिश्ते देखेंगे। 1947 से लेकर के वर्तमान में 2023 तक 24 तक जो हमारे रिलेशंस हैं, हम उन रिश्तों की बात करें किसके, इंडिया और यूएसए के। इन रिश्तों को यदि हम समझेंगे, इन रिश्तों को समझने के साथ ही हम बाकी जो अदर कंट्रीज़ के साथ जो हमारे रिश्ते हैं वो हो जाएंगे, क्योंकि यूएसए के साथ रिश्ते बाकी चीज़ों को डिटरमाइन करते हैं। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो ऑलरेडी हमारी जो ये सीरीज़ थी इंटरनेशनल रिलेशन की, उसमें हमने कवर किए हैं, उसी में हम आगे चलेंगे। ओके, सो अब यहाँ से हम टॉपिक के लिए स्विच करते हैं। डन। तो आपको इंडिया और यूएसए के फॉरेन रिलेशन को समझने से पहले कुछ दो चार चीज़ें हम उसको देख लें। हम बात कर रहे हैं इंडिया और यूएसए के रिलेशन के बारे में, जो हमारा टॉपिक डायरेक्टली मेंशन है। ठीक है, अब सबसे पहले आपको ये समझ 1947 में हुआ क्या। 47 में इंडिया हुआ आज़ाद, और जब भारत आज़ाद हुआ उस वक्त यूएसए एक दुनिया की बहुत बड़ी पावर थी, एक एस्टेब्लिश हेजिमनी थी। क्यों थी, क्योंकि 1945 के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर अगर किसी के पास पैसा था जिसने दुनिया को दिया तो वो कौन था, यूएसए। और बड़ी बड़ी पावर्स को डिफीट करने के बाद जो दुनिया के अंदर दो बड़ी ताकतें बच गई थी, एक था आपका यूएसए और दूसरा था यूएसएसआर। इन दोनों ही ताकतों में एक बड़ी पावर कौन थी, यूएसए, जो अपने चरम पे थी, उत्कर्ष पे थी। वहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था, ग्लोबलाइजेशन का ज़माना था, जो कॉलोनाइजेशन था, उपनिवेशवाद की नीति थी, उसको ख़त्म किया जा रहा था। और वहीं पर विश्व के अंदर बड़े बड़े संस्थान बनाए जा रहे थे, जिसके अंदर एक था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, या फिर ब्रिटेन वुड्स संस्थाएं, जिसके अंदर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है, ये सारी संस्थाएं बन रही थी। और इन सब के पीछे बड़ा हाथ किसका था, यूएसए का। तो देखो, दो एक हम आज़ाद हुए हैं, और हम जो ब्रिटेन ने जब हमें गुलामी से आज़ाद किया 1947 में, जब आज़ाद हुए तो आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब थी हमारी, और उसी वक्त दुनिया के अंदर एक पावरफुल देश है। तो आप जब भी आज़ाद होकर के एक राष्ट्र, तो आप देखो जैसे आज साउथ अफ्रीका या लैटिन अमेरिका की बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनके आर्थिक हालात ठीक नहीं है, तो वो जब भी किसी दूसरे बड़े राष्ट्र की तरफ देखते हैं तो एक हेल्प की नज़र से देखते हैं। तो भारत के हालात भी ऐसे थे। तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि हम 1947 से लेकर वर्तमान तक के रिश्तों को, पहले हमें ना एक इन चरणों को किसी न किसी एक नाम से बांटना पड़ेगा कि भाई हमें फेजेस में इसको बांटा। जब हम फेज़ के अंदर बांटेंगे ना, तभी रिलेशंस हमने को समझ में आते हैं। तो यदि मैं इसको फेज़ में बांटूँ तो सबसे पहले अगर फेज़ हम बनाएं तो ये फेज़ बनती है आपकी 1947 से लेकर के 1971 तक। 71 क्यों पकड़ा मैंने, आपको बताया कि लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश का वॉर हुआ था। तो ये जो फर्स्ट फेज है, जो कि 1947 से लेकर के 1971 का ड्यूरेशन रखा है, 47 में हम आज़ाद हुए, और 1971 के अंदर बांग्लादेश का जो लिबरेशन वॉर हुआ था, जो इंडिया और पाकिस्तान के साथ हुआ था, और उसके अंदर हमने बांग्लादेश को आज़ाद करवा दिया था, एक नई कंट्री बन गई थी। तो ये जो फेज़ है, अब ये हमने ड्यूरेशन ली है, और इस फेज़ को आप क्या नाम दे सकते हो कि इस फेज़ के अंदर भारत और यूएसए की जो रिलेशंस थे उसके अंदर कन्फ्लिक्ट भी थे, मतलब कि आपस में विवाद भी थे, और कॉपरेशन भी था, यानी कि सहयोग भी था। तो दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, विवाद और सहयोग। यानी कि जो इंडिया और यूएसए की फॉरेन पॉलिसी की फेज़ 1 है, उस फेज़ 1 को 1947 से 1971 तक देखा। और ये जो फेज़ कैसी थी, ये फेज़ थी आपकी कन्फ्लिक्ट और कॉपरेशन की। ठीक है, इसके बारे में चर्चा हम बाद में कर लेंगे। अभी जस्ट हम हम एक समरी बनाएंगे, समरी बनाने के बाद हम चर्चा करेंगे। समरी बनाना एसेंशियल इसलिए होता है कि एक बार जब आप समरी बनाते हो तो चीज़ें आपके पिक्चर बन जाती है। जब पैन पिक्चर बनती है तब चीज़ों को समझना और आसान होता है। अब फेज़ 2 की बात करते हैं। अब फेज़ 2, अब 1971 तक का देख लिया, अब उसी 1971 या 72 से पकड़ करके आप 1990 तक चलो। अब 1992 क्यों लिखा, आप जानते हैं उस वक्त हमारे यहाँ पर देश के अंदर एक फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बातें उठने लगी थी। देश के हालात काफ़ी ख़राब हो गए थे, और सबसे बड़ी बात
जो विश्व के अंदर दो बड़ी ताकतें थी, उसके अंदर यूएसएसआर का 1991 के अंदर विघटन हो गया था, और हमारे रिश्ते काफ़ी बड़े क्रूशियल और इंपॉर्टेंट थे। जब यहाँ यूएसएसआर का विघटन हो गया, तब हमें टिल्ट होने की जरूरत कहाँ पड़ी, हम यूएसए की तरफ मुड़े। तो ये जो चरण था ना 1971 से लेकर 1990 तक का, ये जो चरण था वो हमारा एक तरह से विवाद का ही रहा, जिसे हम फेज ऑफ कन्फ्लिक्ट ही कहेंगे। अब आप ये मत सोचिएगा ये नाम किसको समझ में आएंगे क्या है, जो एग्जामिनर है उसको बड़े अच्छे से समझ में आ रहे हैं, हमारे लिए नए हैं क्योंकि हमने ये हिस्ट्री थोड़ी सी उस हिसाब से पढ़ी नहीं। हम इंसिडेंट लेते हैं, छोटी छोटी बातों को सुनते हैं, जो घटनाएं होती है ना उन बड़ी पिक्चरों का भाग होती है, और हम उन घटनाओं को इतना बड़ा बनाते हैं जैसे कि पूरी पूरी मूवी वही हो। ऐसा नहीं होता है। तो आपको पहले ये चरण समझने, उस चरण के बाद घटनाएं, हर एक घटना को इसमें आप फिट करते रहो। अब फिर आगे बढ़िए, यहाँ चलते हैं अपन 1990 के बाद में। आप जानते हैं कि 1990s के बाद में जो अटल बिहारी वाजपेयी जी गवर्नमेंट आई थी, तब तक हालात काफ़ी क्रिशियल हो गए थे क्योंकि हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। तो 1990 से लेकर के 1998 का एक दौर था, ये दौर काफ़ी अलग था। और इस वक्त इसमें यूएसए ने क्या किया, हमको एक तरह से आइसोलेट करने का प्रयास किया। ठीक है, एक तो क्या करते हैं आप शांति से आइसोलेट करते हैं, और एक आप बिल्कुल पीछे पड़ जाते हो किसी राष्ट्र के। तो सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया, हमको उन्होंने पैसिव, मतलब इसको आप फेज 3 मानो पहले, तो ये हमारी रिलेशन की फेज 3 हो गई, और इसको आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने हमें पैसिवली आइसोलेट करना स्टार्ट किया। मतलब क्या, डायरेक्टली हमको बोल नहीं रहे पर तो प्रयास कर रहे हैं। 1990 में आप जानते हैं रिफॉर्म हो गए थे, रिफॉर्म्स के बाद थे और न्यूक्लियर टेस्ट तक यूएसए हमको आइसोलेट कर रहा था, हमको विश्व के कई राष्ट्रों से अलग करने का प्रयास कर रहा था। लेकिन जो उसका अलग करने का प्रयास था ना, वो डायरेक्टली हिट नहीं कर रहा था, वो एक्टिवली नहीं कर रहा था, वो इनएक्टिवली कर रहा था, जिसको हम क्या है, हमने एक पैसिव, मतलब कि शांति से हमको हटाने का प्रयास कर रहा है। फिर इसके बाद आप जैसे ही देखोगे, आपने न्यूक्लियर टेस्ट किया, हमने यहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट 1998 में हो गया, इसके बाद से यूएसए हमारे पीछे पड़ गया। और जब तक कि 2001 के अंदर 9/11 की घटना नहीं हुई, 9/11 बड़ी फेमस घटना आप जानते हैं, जिसके अंदर जो अलकायदा एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, उसने यूएसए के जो दो बड़े ट्विन टावर्स थे जो न्यूयॉर्क के अंदर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, उन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक किया था। और उस अटैक के कारण मतलब कि जो टेररिज्म है, आतंकवाद है, वो दुनिया की एक बहुत बड़ी समस्या बन गई थी, और अमेरिका ने ये मान लिया था कि हमारी सबसे बड़ी समस्या कौन सी, आतंकवाद है। तो यहाँ से क्या होता है, उसकी फॉरेन पॉलिसी में एक, हमारे इंडिया और यूएसए के रिलेशन में भी एक बदलाव आता है। तो ये जो फेज 4 है 1998 से लेकर 2001 तक, इसमें यूएसए ने ये जो घटना होने तक, मतलब कि मैं बात कर रहा हूँ कि 9/11 का अटैक होने से पहले उसने हमको आइसोलेट किया। लेकिन कैसे किया, एक्टिवली आइसोलेट किया। और 9/11 के बाद रिश्तों में सुधार आया। क्यों आया, क्योंकि भारत तो पहले से ही बोल रहा था, हम तो बोल रहे थे कि आतंकवाद एक विश्व की समस्या है, अच्छा आतंकवाद, बुरा आतंकवाद कुछ नहीं होता, गुड बैड तालिबान कुछ नहीं होता। हम तो चिल्ला रहे थे कि आतंकवाद विश्व के लिए खतरा है, इसको समय से टैकल करना चाहिए। लेकिन जब तक अमेरिका की धरती के ऊपर अटैक नहीं हुआ, क्योंकि आपको मालूम है अमेरिका एक आइसोलेटेड महाद्वीप है, उसकी ज़मीन है वो चारों तरफ समुद्र से घिरी हुई, उसके ऊपर कनाडा है, नीचे मैक्सिको है, और इन देशों से उसके रिश्ते बड़े अच्छे हैं। अलास्का जो एक भूभाग है, अगर आप इसका नक्शा देखोगे, किसका, ये जैसे नॉर्थ अमेरिका का नक्शा है, नीचे आपको साउथ अमेरिका मिलेगा, तो आप नॉर्थ अमेरिका का नक्शा देखोगे तो ये जो हिस्सा है ये कौन था, अलास्का। और ये अलास्का किसके पास था, ये अलास्का था आपके पास यूएसएसआर के पास था, ये मान लो रशिया के पास था, रशिया के पास था। अब हुआ क्या कि अप्रॉक्स 1936 के आसपास ये जो हिस्सा था अलास्का, अब वहाँ बर्फ़ गिर रही थी, इतने कोई वहाँ पे एक्टिविटी थी नहीं, इंसान रहते नहीं थे, और यूएसए और रशिया ने आपस में, यूएसएसआर ने बात करी और ये हिस्सा अमेरिका ने खरीद लिया। अब जानते हैं यूएसए, ये सेंटर वाला पोर्शन यूएसए है और ये ऊपर वाला पोर्शन कनाडा है, और नीचे ये जो आपको राष्ट्र मिलेगा ये आपको मैक्सिको मिलेगा, यहीं पे मैक्सिको की खाड़ी है। अब आप समझिए कि इसके ये पूरा जो महाद्वीप है ना, ये जो पूरा आपका कौन सा महाद्वीप है, 1 मिनट है, ये कंप्लीट जो महाद्वीप है इसको हम उत्तरी अमेरिका कहते हैं। मुझे पता बड़ी बेसिक सी जानकारी इसको बारे में आपको जानकारी होगी, लेकिन आपको समझना होगा किसी राष्ट्र की नीतियों का निर्धारण कैसे होता है। अब उत्तरी अमेरिका के इस तरफ क्या मिलेगा आपको, अटलांटिक सी है, अटलांटिक सी, अटलांटिक ओशन बोल दो, और इस तरफ आपको क्या मिलेगा, पैसिफिक ओशन। अब दोनों तरफ समुद्र है और एक राष्ट्र ऊपर है कनाडा, नीचे मैक्सिको, इन तीनों के साथ में बड़े अच्छे संबंध है, और मतलब कि आपस में इनका कभी विवाद नहीं हुआ। और उसके बाद
अटलांटिक के इस तरफ जो लैंड है, जो ज़मीन है, पैसिफिक ओशन तो आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है, तो यहाँ तो काफ़ी दूर दूर तो कोई राष्ट्र नहीं है। और जो अटलांटिक के इस तरफ कौन सी जो मेन महाद्वीप है वो आपका यूरोप है, सॉरी। तो मेन महाद्वीप कौन सा आपका यूरोप है, और यूरोप के साथ ही ट्रांस अटलांटिक ट्रिटी, यानी कि अटलांटिक के दोनों ओर, इधर नॉर्थ अमेरिका और उधर यूरोप, इनके आपस में इन्होंने ट्रिटी साइन कर रखी थी। जिस कारण से क्या था, अमेरिका बड़ा ही सेफ था। जिस प्रकार से हम कहते हैं ना कि भाई ऐसा क्या हुआ कि दुनिया के अंदर जो साम्राज्यवादी ताकतों में सबसे बड़ी ताकत कौन बनी, ब्रिटेन बनी। उसका रीज़न क्या है कि ब्रिटेन की जो ज़मीन थी वो आइसोलेटेड थी यूरोप से अलग था, तो आसानी से कोई ज़मीन के माध्यम से उस पर अटैक नहीं कर सकता। दूसरा, जब उसके चारों तरफ पानी था तो उस कंट्री ने अपने यहाँ पे क्या डेवलप कर ली, नेवी डेवलप कर ली। तो इन चीज़ों से क्या होता है कि जो यूरोप के अंदर बहुत बड़ी पावर बन के निकला, कौन बना, आपका ब्रिटेन। हालांकि वहाँ पे नीदरलैंड भी थे जिसको हम डच बोलते हैं, या फिर आपके वहाँ फ्रांस भी है और डेनमार्क भी था। इसके बाद बहुत सारी, आप जानते हैं कि जब हम पढ़ते हैं, जब हम 16 और 17 सेंचुरी का इतिहास पढ़ते हैं तो हमको पता है बहुत सारी फॉरेन कंपनीज थी, पुर्तगाल था, स्पेन थी। इन सभी कंपनियां बाहर से ट्रेड करने के लिए एशिया और अमेरिका के बहुत मतलब अलग अलग कंट्रीज के अंदर गई थी। परंतु सक्सेस कौन, सबसे बड़ी पावर बन के कौन उभरा, वो था ब्रिटेन, जिसने कहते हैं कि उसके साम्राज्य में सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। यानी कि वेस्ट से लेके ईस्ट तक या ईस्ट से लेके वेस्ट तक हर समय जब भी सूर्य गिरता था वो कंट्री उसके साम्राज्य का एक पार्ट थी। रीज़न क्या था, इतनी बड़ी लैंड टेरिटरी कैसे कर ली। एक तो उनकी फॉरेन पॉलिसी इतनी स्ट्रांग थी, दूसरा उनकी टेरिटरी पे कोई उनको अटैक नहीं कर सकता। उन्होंने अपना खुद का जो स्ट्रांग बेस बनाया हुआ था, उनके आपस में रिश्ते बाकी कंट्री से अच्छे थे। अब ये अमेरिका के लिए काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव थी, जब अमेरिका के ऊपर कोई अटैक नहीं कर सकता था, इसीलिए अमेरिका हमेशा से ही एक तरह से वर्ल्ड लीडर रहा है। अब हुआ क्या, जब हम 9/11 की बात करते हैं तो पहली बार यूएसए के किसी शहर पर किसी ने अटैक किया था। अब था ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अलकायदा, और ये बेस कहाँ पे थी, ये जनरली बेस अफगानिस्तान में थी। तो इसीलिए यूएसए को यहाँ पर एक बदलाव करना पड़ा, और जो वो भारत को आइसोलेट करा था ना, वहाँ पे उसकी इस जो पोजीशन, ये जो मैंने एक्टिवली जो आइसोलेट करा था, यहाँ से बदलाव देखने को क्यों मिला। उसका रीज़न सिंपल है, आपकी खुद की ज़मीन के ऊपर आपके ऊपर किसी ने अटैक कर दिया, यानी कि जो आपकी सॉवरेनिटी है, आपकी सार्वभौमिकता है, उसके ऊपर किसी ने चैलेंज किया। इन सारी चीज़ों को देखते हुए 2001 के बाद हमें यूएसए की फॉरेन पॉलिसी में बदलाव देखने को मिला। तो फेज़ 5 अगर आप देखोगे, हमने कौन सी फेज़ 1 2 3 4, ये फेज़ 5 रोमन में लिख देता हूँ मैं, फेज़ 5 में जब हम पहुँचते हैं तो हम ये देखते हैं कि जहाँ एक तरफ 1990 से वो भारत को आइसोलेट करा था, पहले पैसिवली फिर एक्टिवली, अब जाकर के साल 2001 के बाद जब उसके ऊपर 9/11 का अटैक हो गया, वो क्या कर रहा है, वो आइसोलेट करने की बजाय अपने रिश्तों को किसके साथ उतारा, भारत के साथ, और एक तरह से कॉपरेशन का काम कर रहा है, यानी कि सहयोग का काम। और ये जो सहयोग की भावना हमने कब देखी थी, स्टार्टिंग के अंदर 1947 में देखी थी। कन्फ्लिक्ट भी थे और सहयोग भी था, लेकिन लेटेस्ट मतलब कि नई आप इस सेंचुरी के अंदर 21st सेंचुरी के अंदर साल 2001 के बाद अमेरिका भारत के साथ क्या करने लगा, एक कॉपरेशन की तरफ आगे बढ़ा। ठीक है, ये चीज़ें कब तक चली, साल 2001 से लेकर के 2001, अब चलेगा कॉपरेशन ही। अब आप ये समझिए कि 2001 से लेकर के 2024 तक भारत और अमेरिका, उन दोनों के बीच में सहयोग बहुत बड़ा है। 2001 से हम कॉपरेशन में आगे बढ़े, लेकिन अब क्या हो रहा है, 2008 के बाद से हम क्या कर रहे हैं, अब मैं इसको ऐसे ही सब डिवाइड कर दिया, फेज़ 6 या फेज़ 7 ऐसे बोल सकते हैं। तो फेज़ 6 मैं बोलता हूँ 2008 से लेकर के 2024 तक, और जब तक ये चीज़ें चलेगी, जब तक कि नई फेज़ नहीं क्रिएट होती। तो इस फेज़ में क्या हो रहा है कि जो कॉपरेशन था ना, वो एक स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन बन गया। एक तरह से क्या हो रहा है कि हम एक दूसरे के नेचुरल अलाय बन रहे हैं, यानी कि हम एक दूसरे के सहयोगी बन रहे हैं। आप समझ रहे हैं। तो ये जो चीज़ें, जो प्रोसेस चल रहा है ना, यही भारत की और जो यूएसए है उसके रिलेशन को तय कर रही है। आपको मैं थोड़ा सा एक बार वापस दोबारा बताऊंगा, आपको समझ लें, उसके बाद हम इसके अंदर के जो माइनर टॉपिक्स है उसमें जाएंगे। आपको बड़ी क्लियरली समझ में आएगा एक्चुअली चीज़ें हो क्यों रही है, आप समझे। और मैं आपको पहले कह चुका हूँ, इंडिया यूएसए रिलेशन को कभी लाइट नहीं लेना है, क्योंकि विश्व के बाकी राष्ट्रों के साथ जो हमारे संबंध है वो इस एक संबंध के ऊपर टिके होते हैं, और इसकी धुरी के आधार पर बाकी सारी चीज़ें टिकी होती।
सबसे पहले हमने क्या देखा इंडिया यूएसए रिलेशन में, 1947 हम आज़ाद हुए, 1945 के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। वर्ल्ड वॉर के बाद जो दो बड़ी पावर्स थी, एक यूएसए था, एक यूएसएसआर। लेकिन अगर आप यूरोप की जो पावर बढ़ी, उसके अंदर यूरोप का खुद का डोमिनेशन खत्म हो गया, तो अमेरिका वहाँ पर राइज हुआ, यूएसए वहाँ पर राइज होता है। और बड़ी बड़ी विश्व के अंदर संस्थाएं बनती है, यूएनओ है, ब्रिटेन वुड्स संस्थान है, वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। यूएसए का एक हेजिमनी एस्टेब्लिश होने लगा। अब उस वक्त हम तो हुए आज़ाद और हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी, पॉवर्टी थी, अनएम्प्लॉयमेंट था, हमारे पास खाने के लिए अन्न नहीं था। तो इन चीज़ों में हमने फेज़ वन में देखा कि 1947 से लेके 1971, जबकि 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था, तब तक पाकिस्तान यूएसए और इंडिया का रिश्ता कैसा था, कन्फ्लिक्ट भी रहे और कॉपरेशन भी रहा। कन्फ्लिक्ट और कॉपरेशन दोनों के एग्जाम्पल आपको दूंगा। अगर ऐसे बताना चाहूँ तो कन्फ्लिक्ट कैसे हुए, आप ये देखो कि 1971 में जब हम यूएसआर की तरफ मुड़े हुए थे, जब नॉन अलाइन मूवमेंट के अंदर हम भाग ले रहे थे, तो यूएसए को बड़ी समस्याएं थी हमसे, तो वो विवाद की जड़ें हो गई। और कॉपरेशन आप जानते हैं कि जैसे कि आप जानते हैं कि जब हमें PL480, अगर आपने ये नाम सुना हो, तो उसके अंदर उन्होंने हमें फूड एड दी थी, मतलब वो गेहूँ जो हमें भारत को दिया गया था, तब हमारी जो भुखमरी की समस्या है उसमें काफ़ी कमी आई थी। हालांकि आलोचनाएं भी होती है PL480 की, परंतु एक तरह से ये देखा जाए कि हमें उस समय जो खाने पीने की एड मिली थी, कहाँ से, यूएसए से, और उसके बाद मिलिट्री एड भी मिली थी हमको वहाँ से। तो ये चीज़ें होती है। फिर आप जानते हैं कि जो चाइना के साथ वॉर हुआ था 1962 के अंदर, तो मतलब वो उसने उसकी जो बातें थी यूएसए की, वो भारत को लेकर के थोड़ी सिंपैथी थी, क्योंकि चाइना से उसके रिलेशन इतने स्ट्रांग नहीं थे। फिर 1971 से लेकर 1990 तक के इस कार्यकाल को हमने फेज़ 2 नाम दिया है, और इसके अंदर हमने देखा कन्फ्लिक्ट हुए कैसे हुए, हम इसके बारे में बात करेंगे। फेज़ 3 1990 से लेकर 1998, तो हम जानते हैं न्यूक्लियर टेस्ट किया था हमने, उसलिए हमने क्या है कि फिर जब न्यूक्लियर टेस्ट करने लग गए, तब तक क्या है कि यूएसए हमको पैसिवली आइसोलेट करा था। जैसे ही आपने न्यूक्लियर टेस्ट किया और अमेरिका की धरती पर अटैक हुआ, उसके बीच के समय में हम एक्टिवली आइसोलेट करते गए यूएसए के द्वारा। और उसके बाद फेज़ 5 के अंदर हमारा जो जैसे ही अफगानिस्तान के अंदर इसकी एंट्री होती है, तो अमेरिका चाहता है कि भारत एक सिविल पार्टनर बन के वहाँ की सरकार में डेवलपमेंट करवाए, अफगानिस्तान का डेवलप हो, यूएसए के साथ सहयोग करे, क्योंकि भारत की गुडविल अच्छी थी। तो यहाँ से हमको एक कॉपरेशन का भाग देखने को मिलता है भारत और यूएसए के रिश्ते में। और वही कॉपरेशन आज आगे जा करके अब तो ये भी कहने लगे कि वी आर पार्टनर्स लाइक नेचुरल अलाई, हम तो जैसे जन्म जन्मांतर के भाई थे, हमारी बड़ी डेमोक्रेसी है, बहुत सारी बातें उठ के आ रही है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें अब वो चल रही है। तो ये तो हो गए हमारे इंपॉर्टेंट इंडिया यूएसए रिलेशन के फेजेस। अब थोड़ा सा इन फेजेस को देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में कई बार सवाल आ जाता है 2 मार्कर 5 मार्कर में, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम इतना पढ़ने के बाद वो मार्क्स अटेंड नहीं कर पाए, जो हमारा मेन एम है। तो आप देखो फेज ऑफ कन्फ्लिक्ट की बात सबसे पहले तो अब देखते हैं, अपन बात करेंगे यहां से आपके फेज 1 की। फेज 1, और ये कौन सी है, ये आपकी कन्फ्लिक्ट और कॉपरेशन, यानी कि सहयोग भी है और आपस में विवाद भी है। ये कॉपरेशन, कन्फ्लिक्ट और कॉपरेशन की फेज है, और कब से कब तक चली, 1947 से लेकर के 1971 तक। अब बड़े बड़े इवेंट्स आप देख लो कि क्या हुआ। चूंकि आप जानते हैं भारत यहाँ पर आज़ाद हुआ था, और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया फाइनली 1950 के अंदर हमने एक्सेप्ट कर लिया, काफ़ी लंबा समय लगा था, तो 1947-48 से संविधान लिखने की बातें उठने लगी थी। तो हमने उस वक्त एक संविधान किसका उठाया था, यूएसए का। और यूएसए के संविधान से बहुत सारी चीज़ें हमारे पास आई, जो कि हमारी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, राजनीतिक चेतना है, उसके अंदर वो गुण आए। जैसे कि यूएसए का आप जानते हैं कैसा संविधान है, ये एक लिखित संविधान है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये गुण हमने अपनाया, और यही चीज़ें हमने हमारे संविधान के अंदर ली। इसके अलावा आप जानते हैं कि वहाँ पे क्या है, लोकतंत्र है, और उसी लोकतंत्र की स्थापना भारत के अंदर भी हुई थी। और वहाँ पे जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, वो कैसी है, आपकी स्वतंत्र न्यायपालिका है, और उसी स्वतंत्र न्यायपालिका को हमने भी अपनाया। और सबसे बड़ी बात, हमने हमारे लोगों को फंडामेंटल राइट्स दिए, मौलिक अधिकार दिए, और ये मौलिक अधिकार हमने किस कंट्री से अपनाए, ये हमने अपनाए यूएसए। अब हम यहाँ पॉलिटी नहीं पढ़ रहे हैं, आर्टिकल 14 से लेकर के आपको मौलिक अधिकार जो भी मिलते हैं वो हमने कहाँ से अपनाए, वो हमने अपनाए यूएसए से। अब यह पॉलिटी नहीं पढ़ रहे हैं, मैं ये दिखा रहा हूँ कि इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं ना कि 1947 से 1971 में भारत और अमेरिका के बीच में सहयोग क्यों था, तो सहयोग के कारण ये थे, आप उनके संविधान को फॉलो कर रहे हो, उनकी डेमोक्रेसी को ला रहे हो, उनके वहाँ जो चीज़ें चल रही वो जब नेचुरली जब दो राष्ट्र लोकतंत्र पे आधारित होंगे,
दो राष्ट्रों की विचारधाराएं एक जैसी होगी, आप वहाँ पे संविधान को आप हाईएस्ट वर्च्यू मानते हो, आप न्यायपालिका का सम्मान करते हो, लोगों को आप मौलिक अधिकार देते हो, तो आपस के अंदर आपके संबंध नेचुरली सही होंगे। अब इसके साथ यूएसए ने क्या किया, PL480, इसके तहत अमेरिका ने, ये गेहूं की एक ब्रांड थी, तो इस गेहूं को उन्होंने भारत को एक तरह से फूड एड, हमारे यहाँ भुखमरी थी, और जैसा कि आप जानते हैं ब्रिटिशर्स को क्रिटिसाइज इसीलिए किया जाता है कि जो राष्ट्र एग्रीकल्चर के अंदर सेल्फ सफिशिएंट था, जो राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों को अनाज की आपूर्ति करता था, उस राष्ट्र को आपने दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट बना दिया, और इसीलिए ब्रिटेन को क्रिटिसाइज आज भी किया जाता है। इस भुखमरी के समय जो सबसे बड़ी कंट्री हमारी हेल्प करने के लिए आई वो थी अमेरिका, और PL480 गेहूं की जो इसके अंदर हेल्प की गई थी, इस कारण ये भी क्या दिखाता है कि हमारा कॉपरेशन काफ़ी अच्छा था। इसके अलावा यदि आप दूसरे एंगल पे जाओ तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें अमेरिका की तरफ से क्या मिल रहा था, मिलिट्री एड मिल रही थी, यानी कि जो युद्ध के सामान वगैरह हम उससे खरीद भी रहे थे और कुछ मिल भी रहे थे। अब रीज़न क्या है कि हमारे पास तो कुछ था नहीं, जब था नहीं तो हम किसी और राष्ट्र से ले रहे थे, तो हम किससे ले रहे थे, हम ले रहे थे अमेरिका से। तो ये मिलिट्री एड और फूड एड, ये दोनों भी हमारे कॉपरेशन को दिखाता है। इसके साथ आप जानते हैं हमने लड़ाइयाँ लड़ी बड़ी बड़ी, एक लड़ाई थी 1962 की, एक थी 1965 की, एक थी 1971 की। जो 71 की लड़ाई तो हम सेकेंड फेज में काउंट करेंगे, क्योंकि ये जो फेज़ है ना वो 1971 में ख़त्म होता है। तब देखो 62 में युद्ध किसके साथ था, चाइना। तो जब चाइना के साथ युद्ध था, गलतियां तो हमारी थी, हमारा पॉलिटिकल फेलियर था, परंतु यहाँ पर 1962 के अंदर जब हमारा चाइना के साथ युद्ध चल रहा था, उस वक्त अमेरिका की जो बातें थी, अमेरिका के जो स्टेटमेंट थे, वो भारत के हित के लिए थे। तो यदि एक कॉपरेशन की बात हो गई, और उसके बाद जब 1965 युद्ध की बात करोगे ना, तो अमेरिका ने इस युद्ध के अंदर पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया था। अमेरिका ने किसको सपोर्ट नहीं किया, पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया। अब यदि कोई कंट्री पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करती तभी हमारे लिए बहुत है, क्योंकि यदि पाकिस्तान को सपोर्ट करती तो चीज़ें अलग होती। तो जब वो उनको वहाँ से अमेरिका की तरफ सपोर्ट नहीं मिला, तो हम 1965 के वॉर में हम जीत गए थे। और उसके बाद 1901 एक और चीज़ में बड़ी इंपॉर्टेंट भूल गया, वो थी ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। आप जानते हैं कि इसी समय भारत के अंदर हरित क्रांति लाई गई, ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया, और इस ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर आप जानते हैं कि अमेरिकन जो कंपनीज़ थी बड़ी बड़ी, उन अमेरिकन कंपनीज़ और मैक्सिको कंपनीज़ थी, उनके वहाँ से जो बीज वगैरह काफ़ी एक्सपोर्ट किए गए, हमें मिले, फर्टिलाइज़र मिला। तो ये चीज़ों ने हमें ग्रीन रिवॉल्यूशन में हेल्प किया। तो आप देखो कैसे कॉपरेशन हो रहा है। और कन्फ्लिक्ट की यदि आप बात करते हो, सबसे इंपॉर्टेंट जो कन्फ्लिक्ट थे उसके अंदर एक था कि कोल्ड वॉर चल रहा था उस वक्त, और इस कोल्ड वॉर के अंदर भारत किसका भाग था, नॉन अलायंट मूवमेंट का। अब जब नॉन अलायंट मूवमेंट का भारत भाग था, तो कोल्ड वॉर के दौरान जो नॉन अलायंट मूवमेंट बना था ना, उस नॉन अलायंट मूवमेंट का एक सबसे इंपॉर्टेंट पिलर कौन था, भारत। जानकारी के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि भारत के साथ इंडोनेशिया, घाना, ये कुछ मुख्य देश थे जो इसके अंदर पायनियर थे, मतलब कि इन्होंने मिलकर ये नॉन अलायंट मूवमेंट चलाया था और इसके ग्रुप्स बनाए थे। अब अमेरिका की प्रॉब्लम क्या थी कि अमेरिका इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता था, और उसका ये मानना था कि ये जो भारत काम कर रहा है ना, वो यूएसएसआर के बिहेस्ट पे काम करता है, मतलब उसकी तरफ से काम कर रहा है, और उसको वो इसलिए वो भारत और अमेरिका के बीच में कन्फ्लिक्ट पैदा हुए, विवाद हुए। और इससे बड़ी बात आप जानते हैं कि उपनिवेशवाद, जो कोलोनियलिज्म जिसको हम कहते हैं, तो आप जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो विश्व की बड़ी बड़ी कंट्रीज़ थी, जो विश्व के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो जीतने वाले राष्ट्र थे, जिसके अंदर ब्रिटेन भी था, अमेरिका भी था, इन राष्ट्रों ने निर्णय लिया था कि हम उपनिवेशवाद को ख़त्म करेंगे, और उस समय को नाम दिया गया क्या, औपनिवेशीकरण, यानी कि उपनिवेश जो भी हैं उनको ख़त्म किया जाएगा, उन राष्ट्रों को आज़ाद किया जाएगा, और ये हुआ भी। परंतु इसके साथ एक और नई विचारधारा पनपी जिसको हम कहते हैं नव उपनिवेशवाद। नियो कोलोनियलिज्म, और इसको हम पहले कोलोनियलिज्म कहते थे। अब ये जो नियो कोलोनियलिज्म था, इसमें अमेरिका के भी विचार मिलते थे, क्योंकि वो क्या एक मार्केट बढ़ रहा था, तो उसे भी नए राष्ट्र चाहिए। यहाँ पे भारत और
इन दोनों के विचार अलग थे, तो इनका आपस में विवाद हो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ भारत के लिए जो 1947 से लेकर 1971 तक के इस फेज़ के अंदर जो हमारी फर्स्ट फेज़ है, उसके अंदर सबसे क्रिटिकल एलिमेंट जो था वो था कश्मीर। और कश्मीर पर अमेरिका का समर्थन किसके लिए नहीं था? भारत के लिए नहीं था। इसी कारण से ये एक सबसे बड़ी विवाद की जड़ थी भारत और अमेरिका के लिए। और इसको लेकर अमेरिका ने कई बार हमको मिलिट्री एड देने से मना किया था, फूड एड भी नहीं दी थी। और इसी कारण से 1971 के अंदर जब हमारा बांग्लादेश का वॉर हुआ, लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश का जो वॉर हुआ, इस बांग्लादेश के युद्ध के अंदर हमारी ट्रीटी किससे थी? हमने फ्रेंडशिप ट्रीटी की थी यूएसएसआर से। और जो यूएसए था उसने सपोर्ट किसको किया? पाकिस्तान को। आप समझ रहे हो? अब जो हमारा युद्ध चल रहा है पाकिस्तान से, और यहाँ वहाँ पे यूएसए सपोर्ट किसको कर रहा है? यूएसए सपोर्ट कर रहा है आपके पाकिस्तान को। तो इन चीज़ों से क्लियर दिख रहा है कि भारत और अमेरिका के रिश्तों में फेज़ 1 के अंदर कुछ विवाद के पॉइंट भी थे। आप समझ गए? अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, जिस इम्पॉर्टेंट चीज़ को हमें यहाँ समझने की आवश्यकता थी कि फेज़ 1 के अंदर भारत और अमेरिका इन दोनों के बीच में विवाद भी थे और आपस में कॉपरेशन भी था। कॉपरेशन के पॉइंट हमने ऊपर कवर कर लिए और उसके बाद विवाद में था। और विवाद जैसे नॉन अलाइंड मूवमेंट एक बड़ी बात मैंने कवर कर ली। इसी नॉन अलाइंड मूवमेंट के अंदर आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो प्रॉक्सी वॉर का कंसेप्ट हमने पढ़ा था, जो कोरिया के अंदर, जैसे हमने जो नए हैं वो प्लीज़ जाएँ, जो हमारी ये इस इंटरनेशनल रिलेशन की जो हमारी क्लासेस की सीरीज़ है उसको देख लें। कुछ चीज़ें कंसेप्ट पहले बहुत अच्छे से किए हैं, उससे आपकी इसमें अंडरस्टैंडिंग और अच्छी बनेगी। जैसे हमने वहाँ प्रॉक्सी वॉर की बात करी थी, तो आप जानते हैं कोरिया का युद्ध हुआ था, वियतनाम का युद्ध हुआ था। तो वहाँ पर इन युद्धों के अंदर भी भारत ने किसका समर्थन नहीं किया था? अमेरिका का। ठीक है, तो ये विवाद था। अब रीज़न क्या है कि हमारी पॉलिसी अलग है, हम नॉन अलाइंड मूवमेंट पे काम कर रहे हैं। आज आपको पता होना चाहिए कि इंडिया क्यों पैलेस्टीन का सपोर्ट करता है और इजराइल का नहीं करता है। सिंपल रीज़न है, और इसका आंसर आपको 1947 के अंदर मिलेगा। कैसे मिलेगा? आप जानते हैं कि 1947 में एक राष्ट्र के दो भाग किए गए थे, एक था भारत और एक पाकिस्तान। भारत जिसके हम निवासी हैं, और आज भारत की जो प्रिंसिपल, जो हमारे मेन प्रिंसिपल्स हैं हमारे निर्माण के, उसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या? हमारा सेक्युलर। और ये दिखाता है कि सेक्युलर जो हमारा वर्ड है वो कहाँ मेंशन है? प्रियम्बल में। और प्रियम्बल होता क्या है? प्रियम्बल सबसे पहली चीज़ है जो किसी बुक के बारे में आपको बताती है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला ही भाग ये दिखाता है कि भारत एक सेक्युलर राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हम सभी धर्मों को समानता से देखते हैं। और पाकिस्तान का जो स्थापना हुई थी, पाकिस्तान की स्थापना ही एक धर्म के आधार पे हुई थी, और वो रिलीजन कौन सा था? इस्लाम। हम कभी भी पाकिस्तान का सपोर्ट इसीलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि उस वक्त जो हमारे उस वक्त जो हमारे राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी, उन्होंने भी कभी भी बोला कि धर्म के आधार पे किसी भी राष्ट्र का निर्माण का समर्थन हम नहीं करते, और ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है। अब 1948-49 के अंदर जब इजराइल को एस्टेब्लिश किया गया, कहाँ एस्टेब्लिश किया गया? पैलेस्टीनियन लैंड टेरिटरी के अंदर। और इजराइल की जब स्थापना हुई तो इजराइल की स्थापना एक धर्म के आधार पर हुई, और उस धर्म का नाम क्या है? जूइस। तो भारत ने इसलिए इजराइल का सपोर्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि बोला आप किसी विशिष्ट धर्म के आधार पर किसी राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। आप दूरदृष्टिता देखिए हमारे लीडर्स की, कि आज भी देखो इजराइल और फलस्तीन का विवाद चल रहा है, युद्ध भी चल रहा है। और ये क्यों है? क्योंकि धर्म के आधार पे जिन राष्ट्रों का निर्माण किया गया वहाँ कोई ना कोई समस्याएं क्रिएट हुई है। और एक्चुअली बांग्लादेश के जो लिबरेशन वॉर था उसमें जाने का कारण भी यही था, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा था कि बांग्लादेश को जो मैंडेट मिला था ना, उसको सपोर्ट नहीं कर रही थी पाकिस्तान, और वो इस्लाम के आधार पर यही मानती थी कि वेस्टर्न पाकिस्तान है और वहाँ जो पंजाबी सूबे के लोग हैं उनको अधिकार है, उनके पास पॉलिटिकल हक है। हालांकि पॉलिटिकल मैंडेट नहीं था, इस कारण से भारत ने
हमारी कुछ और भी प्रॉब्लम्स थी जिस कारण से हम बांग्लादेश वॉर में गए। हम खुद माइग्रेशन की समस्याओं से हम परेशान थे। हम दो तरह, किसी एक राष्ट्र को हम दो तरफ चाहते भी नहीं कि इधर से भी अटैक हो, इधर से भी अटैक हो। तो ये कुछ रीजंस थे जिस कारण से हम इसमें गए। अब ये हो गई फेज़ 1। फेज़ 1 यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए, कोई ऐसा विवाद पॉइंट मैंने नहीं छोड़ा है जिसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न हो। तो फेज़ 1 यहाँ कंप्लीट होता है, जो भारत और अमेरिका के रिश्तों को जस्टिफाई करता है। अब फेज़ 2 की बात करो, जो 1971 से लेकर के 1990, यहाँ पे हम बात करेंगे फेज़ 2 की। और ये कब से कब तक समय? 1971 से लेकर 1990। पहले आप बड़े इवेंट समझो। 1971 में क्या हुआ? लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश का युद्ध। और 1990 में क्या हुआ? 1990 में हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की तरफ बढ़ रहे हैं। आप समझ गए? 1990 के अंदर हम क्या बढ़ रहे हैं? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की तरफ बढ़ रहे हैं। इस समय के अंदर भारत और अमेरिका के रिश्तों के बीच में विवाद ही देखने को मिले, कन्फ्लिक्ट ही हुए। अब क्यों कन्फ्लिक्ट थे, मैं आपको सिंपल चीजें बताता हूं। 1971 के अंदर तो आपने देख लिया युद्ध कौन सा है? बांग्लादेश का। हमने हराया किसको? पाकिस्तान को। नया देश कौन सा बना? बांग्लादेश। इस राष्ट्र का निर्माण धर्म के आधार पे नहीं हुआ था, इसीलिए भारत इसको समर्थन करता है। विश्व की कई ताकतों ने इसका समर्थन नहीं किया था कि बांग्लादेश को हम एक्सेप्ट करते हैं, परंतु कई भारत के हितैषी राष्ट्र थे, हमारे इंटरनेशनल रिलेशन, हमारी फॉरेन पॉलिसी के जिन लोगों ने इसको डील किया था, काफ़ी अच्छे से किया था कि फ्रांस जैसी कंट्रीज़ ने पहले ही तबके में इसको एक्सेप्ट कर लिया, रशिया ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। आपके यूएसए ने नहीं किया, तो विवाद तो होना ही था वहाँ से, क्योंकि वो कंट्री को ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे। युद्ध खत्म हो चुका है, उन्होंने अपना सरेंडर साइन कर दिया है, पाकिस्तान अपनी हार स्वीकार कर चुका है, 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर हमारे पास आ चुके हैं। फिर भी चीज़ें काफ़ी क्रिटिकल थी। अमेरिका नहीं मान रहा था कि हम इस राष्ट्र को नहीं मानते। तो एक तो यही कारण था सबसे पहले। अब हुआ क्या? उससे ऊपर 1974 के अंदर हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया। भारत का उद्देश्य यही था कि हमें सिविल न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए, हमारी जो जनता है उसकी ऊर्जा की जो मांग है उसकी पूर्ति करने के लिए, और इन सारी चीज़ों के लिए हमको चाहिए, क्योंकि विश्व के राष्ट्र आपको सपोर्ट ही नहीं कर रहे। जो विश्व की बड़ी कंट्रियां हैं वो आपको इसका समर्थन ही नहीं दे रही। जब आपको समर्थन नहीं देगी तो आपको कोई ना कोई स्टेप तो लेना पड़ेगा। इसीलिए कनाडा का जो सिंडू रिएक्टर था उसकी हेल्प ली और हमने कोशिश करी कि हम एक न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं। हम इसमें सक्सेस हुए। जैसे ही हम सक्सेस हुए, तकलीफ किसको होनी थी? अब आप जानते हैं इससे पहले चाइना भी न्यूक्लियर पावर है, तो तकलीफ किसको हुई? पाकिस्तान को। पाकिस्तान उस वक्त किसका अलाई था? 1971 के युद्ध में कौन समर्थन कर रहा था? यूएसए। और तकलीफ किसको हुई? यूएसए को, क्योंकि यूएसए मानता था कि विश्व का करता धरता मैं हूं, मेरे बिना परमिशन से कोई कैसे न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है। ये जो चीज़ें थी, इन चीज़ों ने विवाद को और बढ़ाया। और उसी के बाद आपको ये भी समझना होगा कि हमें रोकने के लिए भारत को न्यूक्लियर पावर बनने से, अमेरिका ने बोला टेस्ट कर लिया तो क्या हो गया, हम आपको कोई भी टेक्नोलॉजी वहाँ तक पहुँच नहीं देंगे जिसके माध्यम से आप कुछ कर सको। तो उसने क्या किए? कुछ ऐसे संगठन बनाए जिसको हम एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के निर्यात के ऊपर प्रतिबंध लगाते हो। अब कौन से थे? जिसके अंदर एक आपको मिलेगा एनएसजी, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप। दूसरा आपको मिल जाएगा एमटीसीआर, एमटीसीआर। तो ये मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम है, बता ही चुका आपको, एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम है। ये न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप है। इसके अंदर जो जिन कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर मटेरियल है, यानी कि यूरेनियम की जिन कंट्रीज़ के पास उपलब्धता है, वो कंट्रीज़ के भाग हैं। और इन कंट्रीज़ के द्वारा इसके तहत इन्होंने कोशिश की कि हम क्या करेंगे, किन राष्ट्रों को हम दे सकते हैं, किन को नहीं दे सकते, वो इसके माध्यम से संचालित होते थे। यूएसए ने ये ग्रुप्स बना करके भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया, और वो इसमें सक्सेस भी हुए। एमटीसीआर, क्योंकि उनको डाउट था कि कहीं वो लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स हैं उनको डेवलप ना कर ले, तो इन्होंने क्या किया, मिसाइल जो टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम बना करके, जो मिसाइल की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं होनी चाहिए। फिर उन्होंने क्या बनाया, इसके बाद आपने दो और ग्रुप सुने होंगे, एक था वैसेनार ग्रुप और चौथा था आपका ऑस्ट्रेलियन ग्रुप।
ठीक है। तो ये जो मेन टेक्नोलॉजी थी, तो ये जो टेक्नोलॉजी थी, इन टेक्नोलॉजी को भारत तक रीच ना हो, ना सिर्फ भारत, और भी जो ऐसे राष्ट्र थे जो इनके खिलाफ थे उन तक ना पहुँचे, इसीलिए ये बनाए गए। अब वैश्यनाथ ग्रुप क्या करता था कि कोई भी जो छोटे हथियार हो जिसके अंदर आप, मतलब कि क्या होता है, एक ही तरह की तकनीक का दो तरह से इस्तेमाल होता है, उसको हम बोलते हैं ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी। कौन सी? ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी। मतलब कि तकनीक तो एक है, उसका दोहरा, एक पॉजिटिव तरीके से और एक नेगेटिव तरीके से। कैसे? न्यूक्लियर एनर्जी है, उससे आप ऊर्जा का उत्पादन भी कर सकते हैं और उसी से आप एटम बम भी बनाते हो। एक विध्वंसक है और एक निर्माण है। तो आप समझिए इसी प्रकार के हर एक चीज़ के अंदर ऐसा होता है। आप यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करो, रोबोटिक्स की बात करो, मशीन लर्निंग की बात करो, तो आपने देखने को मिला है कि एक तरफ उसका मिलिट्री इक्विपमेंट्स ही बन रहे हैं और एक तरफ सिविलियन यूज़ भी है। तो ये सारी चीज़ें हमें को देखने को मिलती। और जो इन्होंने वैश्यनाथ ग्रुप बनाया था, ये इसीलिए रोका कि जो छोटे हथियार हैं या जो ड्यूल यूज़ की कोई भी टेक्नोलॉजी वो ट्रांसफ़र ना हो पाए। और ऑस्ट्रेलियन ग्रुप क्यों बनाया? ये इसलिए बनाया कि जो बायोकेमिकल वेपन होते हैं, इन बायोकेमिकल वेपन्स का भी आदान प्रदान ना हो। तो ये इन्होंने वैश्यनाथ ग्रुप, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, एनएसजी ग्रुप और एमटीसीआर ग्रुप बना करके एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम बनाए। ये एग्ज़ाम में सवाल आते हैं, आते रहे हैं, आपको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलियन ग्रुप किसके लिए? बायोकेमिकल वेपन्स को रोकने के लिए। वैश्यनाथ ग्रुप किसके लिए था? ये ड्यूल यूज़ की कोई भी गुड्स टेक्नोलॉजी हो, स्मॉल आर्म्स की टेक्नोलॉजी हो, उसका आदान प्रदान करने के लिए, रोकने के लिए था। न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप क्या था? जो भी न्यूक्लियर मटेरियल है उसका आदान प्रदान, बेचना करना, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसकी ट्रेडिंग को रोकने के लिए। उसके बाद एमटीसीआर, मिसाइल टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र हो उसको रोकने के लिए। तो ये एक्सपोर्ट कंट्रोल ये रिजिम बनाए गए। और किसको काउंटर करने के लिए? हम अमेरिका और भारत के रिश्ते पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम यही कहेंगे कि ये चीज़ें भारत को रोकने के लिए। क्यों? क्योंकि 1974 में आप क्या कर चुके हो? आप एक न्यूक्लियर टेस्ट कर चुके हो, यानी कि आप न्यूक्लियर पावरफुल कंट्री बनना चाहते हो। हालांकि जो 1974 का जो न्यूक्लियर टेस्ट था वो बहुत बड़ा लार्ज स्केल में नहीं था, उसके ऊपर कई सवाल उठे, लेकिन फिर भी हमने अपनी काबिलियत के आधार पर कोशिश करी। इस कारण से अमेरिका वगैरह ने इतने बड़े बड़े स्टेप्स लिए। तो ये एक तरह से कौन सी फेज़ थी जिसके अंदर, इस फेज़ के अंदर क्या हो रहा है, आपको कन्फ्लिक्ट ही दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फेज़ 3 की। आप ऊपर देख लें, जो हमारी मेन थीम बनी थी, उस थीम में हम कहाँ पे हैं? तो हम थीम के आधार पे फेज़ 1 डिस्कस कर चुके हैं, जो फेज़ 2 थी कन्फ्लिक्ट की वो डिस्कस। अब फेज़ 3 आती है। ये फेज़ जो है वो एक तरह से आइसोलेशन, भारत को अलग करने का प्रयास है। और ये कौन सी है? पैसिव आइसोलेशन। उसके बाद कौन सी है आपकी? 1998 से 2001 के बीच में एक्टिवली आइसोलेट करने की है। तो एक काम करते हैं अपन, पैसिव आइसोलेशन और एक्टिव आइसोलेशन दोनों को एक साथ देखने का प्रयास करेंगे। अगर बैठा तो ठीक है, अदरवाइज हम इसको सेपरेट ले लेंगे। पहले हम देखते हैं पैसिव आइसोलेशन, जो कि पैसिव आइसोलेशन फेज़ 3 है 1990 से लेकर 1998। जैसा कि हमारा मेन उद्देश्य होता है कि पहले हम समय देखेंगे हमने क्यों बात करी। तो फेज़ 3, जो फेज़ 3 का समय था आपका 1990 से लेकर के 1998 तक। और ये कौन सा है? पैसिव आइसोलेशन। सबसे बड़ी चीज़ आपको यही समझना होगा कि 1990s के अंदर हमारे यहाँ पे क्राइसिस आए थे, इकोनॉमिक क्राइसिस, आर्थिक हालात काफ़ी ख़राब थे। और इन आर्थिक हालात ख़राब होने के कारण हमें किससे मदद लेनी पड़ी? हमें मदद लेनी पड़ी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, वर्ल्ड बैंक से। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पे अधिकार किसका था? आधिपत्य किसका था? कहने को तो एक ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन चलती किसकी थी? यूएसए की। अब इन संस्थानों में जब ये आर्थिक हालात ख़राब होने का पहुँचे, तो इन्होंने हमें ब्लैकमेल किया। इन्होंने बोला कि आप ये बदलाव करोगे, आप ऐसा काम करोगे, आप वैसा करोगे, आप ये पॉलिसीज़ लेके आओगे, एग्रीकल्चर के अंदर ये सुधार करोगे, आपका जो फॉरेक्स रिजर्व है वो इतना होगा, आपका इतना सोना हमारे इस बैंक में रहेगा। ये सारे बदलाव उन्होंने हमारे ऊपर प्रेशर डाल के किए। और इसके बाद हम जिन चीज़ों को बदलाव करके हम बाहर निकले उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, और जिसके अंदर एलपीजी, लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की बातें होती। अब एक्चुअली फ़ायदा किसका हो रहा था इन चीज़ों से? यूएसए का। क्यों? भारत एक बहुत बड़ा मार्केट था और इस मार्केट तक किसकी पहुंच नहीं हो पा रही थी? यूएसए की।
जब अब एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आए तो यूएसए को भारत एक बड़ा मार्केट है वो मिल गया, क्योंकि आपको आपकी इकोनॉमी को खोलना पड़ेगा। जब अपनी इकोनॉमी को खोलोगे बाहर की कंपनी आएगी, भारत की कंपनियां सक्षम थी नहीं तो उनको बेनिफिट होना ही था। तो इसीलिए आज भी देखो कई बार हमें देखने को मिलता है कि कई किसानों के संगठन होते हैं या लोअर मिडिल इनकम वाले जो लोग होते हैं वो बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियों का विरोध करते हैं। अगर आप रिसेंटली देखोगे एक आरसेप करके एक एग्रीमेंट था, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, तो ये एक 16 देशों का ग्रुप समूह था। इन देशों के साथ एक ये इकोनॉमिक पार्टनरशिप होनी थी जिसके अंदर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरह ये काम होना था। आयात निर्यात के अंदर काफ़ी छूटें मिलनी थी। तो इसके अंदर क्या था, चाइना भी था, जापान भी था, आसियान कंट्रीज़ भी थी, न्यूजीलैंड भी था, ऑस्ट्रेलिया भी था। भारत ने 3-4 साल की निगोशिएशन के बाद इससे अपने को अलग कर लिया और बोलिए अभी हम वर्तमान में इससे ज्वाइन नहीं होंगे। अब तर्क क्या था, भारत के अंदर किसान विद्रोह करने लगे, बोल रहे हैं हमारे यहाँ पे जो दूध का उत्पादन होता है और जो रेट्स हैं उससे सस्ती रेट का माल तो न्यूजीलैंड से भारत में आ जाएगा, क्योंकि न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में डेयरी इंडस्ट्री काफ़ी फ्लरिश है। वहाँ से बोला घी दही दूध जो भी मिल्क प्रोडक्ट हैं वो आकर के हमारे जो मार्केट्स है उसके अंदर सस्ते रेट में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम उस चीज़ को कम्पीट नहीं कर पाएंगे, उनको तो फ़ायदा हो रहा है और आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री वो ख़त्म हो रही है, लोगों की जो सोर्स ऑफ इनकम वो ख़त्म हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा, इसलिए हमने वो साइन नहीं किया। ये सरकार ने अपने तर्क दिए कि हमने इस वजह से साइन नहीं किया। और भी बहुत सारे रीज़न थे, उसके अंदर सर्विसेज सेक्टर के अंदर वो लोग हमको रियायत नहीं दे रहे थे, तो बहुत सारे फैक्टर्स थे, लेकिन एक फैक्टर मैंने आपको ये दिखाया। तो यहाँ पे 1990s के बाद जब यूएसए कंपनियाँ यहाँ आने लगी, हमको प्रेशराइज किया गया, तो उसने यूएसए ने क्या किया, धीरे धीरे हमको पैसिवली आइसोलेट किया, बोला दुनिया के राष्ट्रों से इसके संबंध अलग हो जाएं। उसके बाद रीज़न आपको ये भी समझना होगा, आर्थिक हालात ख़राब होने से उसी समय 1990s के अंदर यूएसएसआर का विघटन हो गया। और ये एक तरह से जब यूएसएसआर का विघटन हुआ तो कहते हैं कि ये एक तरह से कोल्ड वॉर 1.0 का अंत था, ठीक है। और इस कोल्ड वॉर के अंदर अमेरिका का ये मानना था कि भारत किसके साथ था, यूएसएसआर के साथ। तो बोला अब तो यूएसएसआर टूट गया, तो बोला अब इन राष्ट्रों को अलग करो। तो भारत जैसे राष्ट्रों को उसने दूसरे राष्ट्रों से आइसोलेट करने का प्रयास किया, ये इनकी कंडीशन थी। अब यहीं पर इसी समय यूएसए क्या हो गया, एक पावरफुल शक्तिशाली राष्ट्र बन गया। पहले तो 2 धुरी थी राष्ट्र इस विश्व के अंदर, लेकिन अब एक ही धुरी बची है। इस शक्तिशाली राष्ट्र ने, यूएसए ने क्या किया, इसने अब अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए भारत को दूसरे राष्ट्रों से और अलग करने का प्रयास किया। और यूएसए की पॉलिसी कैसी हो गई कि जो अभी तक वो वैश्वीकरण की बात करता था, अभी तक वो आपके वेस्टर्नाइजेशन की बात कर रहा था, पश्चिमीकरण की, इस पश्चिमीकरण से अब वो अमेरिकनाइजेशन की तरफ बढ़ गया। ये जो बदलाव थे ये उसने अपनी हेजेमनी को एस्टेब्लिश करने के लिए किए थे। इन चीज़ों से क्या हुआ कि जो भी कोल्ड वॉर के अंदर कंट्रीज़, भारत जैसी कंट्रीज़ उसको सपोर्ट नहीं कर रही थी ना, उन राष्ट्रों को उन्होंने आइसोलेट करने का प्रयास किया। अब इसी कड़ियों में 1990 से लेकर 1998 तक धीरे धीरे, क्योंकि बहुत बड़े इवेंट्स नहीं हुए, क्योंकि हमारे आर्थिक हालात ख़राब थे, तो इन चीज़ों के बाद धीरे 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 जैसे ही उसने हमको आइसोलेट करने का प्रयास किया, इन चीज़ों के बाद अगर आप 4th फेज़ में जाओगे, उसने हमें कैसे आइसोलेट करने का प्रयास किया, एक्टिवली। और ये जो एक्टिव आइसोलेशन था, ये जो फेज़ स्टार्ट होती है 1998 से लेके 2001 तक। अब क्यों 1998? आपको जानना होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट के टाइम एक स्ट्रांग डिसीजन लिया गया कि बोला इंडिया एक अपने आप को न्यूक्लियर पावरफुल कंट्री एस्टेब्लिश करेगा। और हमने 1998 के अंदर न्यूक्लियर टेस्ट किया पोखरण के अंदर। अब उस वक्त अमेरिका की हेजिमनी थी, पूरे विश्व के अंदर एकमात्र सुपर पावर था, वो ऑलरेडी भारत को आइसोलेट कर रहा था। इसके बावजूद एक राष्ट्र जो पूरा अपना ध्यान रखने के बाद एक छोटी सी कंट्री, भारत जैसा कंट्री, एक न्यूक्लियर टेस्ट कर लेता है, जिसके लिए उसने बहुत सारे कंट्रोल रिजीम बना रखे थे, उसने अपने सैटेलाइट्स लगा रखे थे, उसने अपने ये जो सीक्रेट एजेंट छोड़ रखे थे, उसने पाकिस्तान के माध्यम से परेशान कर। फिर भी यदि कोई राष्ट्र अगर वो न्यूक्लियर टेस्ट कर लेता है और वो न्यूक्लियर टेस्ट का सक्सेसफुल हो जाता है, सबसे बड़ी बेइज्जती किसकी?
अमेरिका की। इसीलिए उसने भारत के पीछे हाथ धो के पड़ गया और उसने एक्टिवली भारत को आइसोलेट करने का प्रयास किया। कैसे किया? उसने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए, हमारे जो तेल परचेज करते थे हम उन तेल परचेज करने वाली कंट्रीज़ को प्रेशर बनाए। ये सारे की सारी चीज़ें क्यों की? जिससे भारत के ऊपर एक प्रेशर बने और भारत को आइसोलेट कर। अब 2001 तक यही चलता रहा, लेकिन 4-5 साल के अंदर ही जिस आतंकवाद से हम ग्रसित थे, उसी आतंकवाद का नमूना एक किसको मिला? यूएसए को। और कैसे मिला? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो कि न्यूयॉर्क में था, उसके 2 ट्विन टावर थे, उन ट्विन टावर के ऊपर एयरक्राफ्ट्स के माध्यम से अटैक किया गया। हालांकि पेंटागन में भी अटैक हुए, बहुत सारी जगह हुए, लेकिन इन अटैक्स ने, जिसको हम 9/11 के नाम से जानते हैं, अमेरिका को हिला के रख दिया। और अमेरिका ने जो पैसिव आइसोलेशन एक्टिव आइसोलेशन के माध्यम से भारत को दूर कर रहा था, उसकी अपनी नीति को त्याग दिया। और यहाँ पर हमारी फेज़ 5 कंप्लीट होती है। इसके बाद हम कहाँ पहुँच गए? साल 2001 में। और 2001 के बाद आप जानते हैं कि भारत और अमेरिका के रिश्ते हैं वो सुधार में, उसका एक ही चरण बाकी है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। हमने यहाँ कौन से चरण पढ़े, एक बार थोड़ा सा देखकर रिकैप तो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, लेकिन फिर भी फेज़ 1 1947 से लेकर 1971 ये कन्फ्लिक्ट और कॉपरेशन दोनों की फेज़ थी। फेज़ 2 1971 से 1990, ये जो हमारी फेज़ थी, ये 1971 से 90 जो हमारी फेज़ थी, ये कैसी है? ये विवाद की फेज़ है। 1990 से लेकर 1998 के अंदर भारत को वो पैसिवली आइसोलेट करा था, और 1998 से 2001 के अंदर हमको एक्टिवली आइसोलेट करा था। अब इसके अलावा ने बहुत सारी चर्चाएं की, वो सारी बात हो गई। अब लास्ट के अंदर मैं आपको जो हमारे सिलेबस है वो तो आपने देख ही लिया। एक इंपॉर्टेंट चीज़ कहूँगा कि वेरी सून हम लोग जो हमारी ये मैगज़ीन थी, इस मैगज़ीन के क्या कहते हैं, इसकी क्लासेस स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास अप्रॉक्स स्टिल हमारा एग्ज़ाम्स के लिए हमारे पास मोर देन 1.5 मंथ है, काफ़ी एम्पल टाइम है। 15-16 महीने करंट अफेयर मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और अच्छी बात है। और आप ये सोचिए, कुछ लोग कहते हैं कि करंट अफेयर की इंपॉर्टेंस रिलेवेंस नहीं है। मैं ऑलरेडी अपनी जो लेक्चर सीरीज़ के अंदर कई बार बता चुका हूँ, करंट अफेयर के बिना आप एक सिविल सर्विस के एस्पिरेंट हैं ही नहीं। आपके जो आंसर्स होते हैं उसके अंदर आपको इनपुट ऐड करना ही होता है। तो आपके दिमाग में, जहन में चीज़ें होनी चाहिए, सवाल वहीं से बन के उठ के आते हैं, और आपको उन इनपुट्स को आपके मेंस की आंसर कॉपीज़ के अंदर लिखना होता है, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो उन्हीं चीज़ों का वेट करता है कि उसको कहाँ डाटा मिलेगा, कहाँ पॉइंट्स मिलेंगे, कौन से, वो ये सोचता है कि स्टूडेंट अवेयर है कि नहीं। स्टैटिक पोर्शन अगर पढ़ करके एग्ज़ाम होता तब तो फिर 12th के बाद भी रख सकते थे, क्योंकि 12th के अंदर हम एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं और उसी के बेस पे एग्ज़ाम हो जाए। तो करंट अफेयर्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, मेंस में भी है, उन चीज़ों को आपको समझना होगा। तो ये आप ले लें मैगज़ीन, ताकि जब हम ये लेक्चर सीरीज़ देखें उस वक्त क्या करें कि इस आपको वो आपके साथ में हो, तो रिवीजन करने में और आसान रहता है। उससे आप बुलेट पॉइंट्स भी बना सकते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो हम डिस्कस करते हैं जनरली निकलती है, वो भी आप वहाँ लिख सकते हैं। और बाकी इसका जो लिंक है मैगज़ीन का, वो आप इसको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी जो हमारे बड़े बड़े शहर हैं वहाँ सभी जगह मेन बुक स्टोर्स में अवेलेबल है। इसका लिंक भी मैं आपको नीचे डाल दूंगा। ओके, एंड वी विल मीट अगेन टुमारो। थैंक यू सो मच।